नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 1316वें दिन के क्लास को। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय सोचते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी पढ़ने में क्या ज़रूरत है, क्या आप कुछ ऐसे हिंदी के शब्दों को समझ पाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी महसूस करते हैं और लगता है कि भाई शायद जानते तो कुछ इंग्लिश बोल पाते, तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताऊं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे घायल करना। क्या आप जानते हैं कि घायल करना का अंग्रेजी क्या होगा? घायल करना का अंग्रेजी क्या होगा? थोड़ा सा मैंने लिखने में थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर इस तरह से लिखें घायल। घायल करना का अंग्रेजी क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है, चाहे घायल करना हो या दोस्तों मान लीजिए चाबुक मारना, बहुत ज़्यादा कटौती करना या अंग भंग करना, ऐसे ही शब्द। क्या आप जानते हैं इन शब्दों का अंग्रेजी क्या होता है? नहीं तो अगला साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बात एक ट्रांसलेट वाला भी जो है टॉपिक रहता है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो लंबे लंबे सेंटेंसेस को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर समझेंगे, रोज देखेंगे तो जल्दी से इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों पहला वर्ड है दोस्तों मैम। MAIM, मैम। एक तो मैम होता है ये वाला MAM, मैम। मैम मीन्स स्कूल में मैम बोलते हैं, मैम या महाशया, ठीक है। लेकिन यहाँ MAIM, मैम है ना, मैम बोलिए। तो देखिए ये जो है घायल, ये घायल करना है, अंग भंग करना है ना, क्षति पहुँचाना है, यानी क्षतिकारी नहीं सॉरी मतलब बहुत बुरी तरह से चोट पहुँचाना को कह रहे हैं। तो घायल करना, अंग भंग करना, बहुत बुरी तरह चोट पहुँचाना। दूसरा है तो स्लैश का अर्थ है चाबुक मारना। चाबुक मारना, बहुत ज़्यादा कटौती करना, चाबुक मारना। बहुत देखिए, चाबुक मारना का अंग्रेजी खोजते रह जाएगा, जीवन भर आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। जो इस तरह के वर्ड नहीं जानता तो कभी भी नहीं बता पाएगा कि भाई चाबुक मारना का अंग्रेजी क्या होगा। तो स्लैश होगा, स्लैश, बहुत ज़्यादा कटौती करना। अब देखिए नुइसेंस मीन्स होता है कष्टदायक वस्तु, बाधा या क्षति। न्यूसेंस मीन्स कष्टदायक वस्तु, बाधा, क्षति, क्षतिकारी, उपद्रव, लोग या कंटक भी बोलते हैं। ये बहुत सारे वर्ड है, लेकिन कुछ मैं एक दो लिखता हूँ। अब देखिए शाम मीन्स होता है, यहाँ P भी साइलेंट है, L भी साइलेंट है। तो शाम मीन्स होता है भजन, स्तुति, भजन या स्तुति, शाम। नेक्स्ट है बिहेस्ट मीन्स होता है दोस्तों आदेश, हुक्म, कार्यभार, प्रतिज्ञा। बिहेस्ट का मतलब होता है आदेश, हुक्म, कार्यभार, प्रतिज्ञा, बिहेस्ट। अगला वर्ड जो है हैंकर का अर्थ क्या होगा? यानी कि लालसा होना, भटकते फिरने को हैंकर बोलेंगे, हैंकर या लालसा होना, भटकते फिरने को हैंकर बोलेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों कल्मिनेशन मीन्स होता है चोटी, चरम सीमा, उत्कर्ष। चोटी, चरम सीमा, उत्कर्ष, या आप कह सकते हैं पराकाष्ठा, समाप्ति भी कह सकते हैं। कल्मिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों इन शब्दों को क्या करिएगा, पहले इस वर्ड को देख लीजिए। एक्सपोस्चुलेट, यहाँ पर इशारा कर लीजिए, एक्सपोस्चुलेट, यानी एक्सपोस्चुलेट मीन्स होता है सविनय ऐतराज करना, यानी कि मना भी करना है लेकिन प्रार्थना करते हुए मना करना कि क्षमा करें, मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसा एक्सपोस्चुलेट। या सविनय ऐतराज करना या तर्क करना, एक ही बात है। सविनय दो वाले, या सविनय ऐतराज करना हो गया या तर्क करना, तो ये हो गया एक्सपोस्चुलेट। या सविनय उलाहना देना, कहते ना उलाहना दे रहा, मतलब ये गांव वाले बात है, शायद आप सुने भी नहीं, उलाहना देना। तो खैर ये है एक्सपोस्चुलेट। नेक्स्ट हो तो रिथ मीन्स होता है घेरना, लपेटना, गूंथना, मरोड़ना, ऐंठना, यही वर्ड है, ठीक है। रिथ, माला बनाना भी कह सकते हैं, माला बनाना भी, ठीक है। रिथ के बाद है मेमोयर, विवरण, वृत्तांत, जीवन चरित्र। विवरण, वृत्तांत, जीवन चरित्र के लिए क्या होगा? मेमोयर। नेक्स्ट है मेमोयर्स, एस लग गया सिर्फ इसमें,
मेमोइड्स। अब थोड़ा सा एस लगा तो ये देखिए स्पेलिंग जो अर्थ है वो पूरा बदल गया। जैसे आत्मकथा, व्यवरा, संस्मरण, जो कि मिलता जुलता है। आत्मकथा, जीवन चरित्र क्या होता है? आत्मकथा ही होता है। व्यवरा, व्यवरा और विवरण में हो गया, या संस्मरण मेमोर्स, मेमोइड्स। नेक्स्ट वर्ड है तो हिच। हिच, हिच मीन्स होता है जोड़ना, पकड़ना, झटक देना। जोड़ना, पकड़ना, झटक देना। दोस्तों इन वर्ड्स को आप, मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से याद करके इसको अपने बोलचाल की भाषा में जल्दी जल्दी शामिल कर लीजिए। अब चलिए सीधा मैं ले चल रहा हूँ आपको पी वाले वर्ड्स पे कि कैसे उसको उच्चारण करना है। उसके बाद टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसका अनुवाद करना भी सीखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुँचिए। और जहाँ जहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। करना बस यही है कि कॉपी बना लेना है और कॉपी पे लिख लेना है 2-4 लाइन, 10 लाइन, मतलब लिख लिख कर जो है दोस्तों आपको लिख लिख कर आपको बोलने आ जाएगा। अब पढ़ने वाला वीडियो तो चल ही रहा है, अगर पढ़ लेते हैं तो लिखने भी आएगा। सब एक दूसरे के परस्पर है, तो सब कुछ सरल सरल तरह से सीखेंगे। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है अगर आप हमारे साथ 10 दिन भी बने रहते हैं। तो चलिए अब एक झटक में देख लेते तेजी से और एक और उच्चारण कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद ही इम्पोर्टेंट जो है टेक्स्ट आएगा। पेटल, पेटल है ना, पेटल, 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 पेटजेस। नेक्स्ट वर्ड है तो इधर पढ़ेंगे प्यूग्स, प्यूग्स। नेक्स्ट है पेवेज, पेवेज के बाद है पेवीज। नेक्स्ट वर्ड है पेविट्स। नेक्स्ट वर्ड है जो प्यूटर, प्यूटर। अगला वर्ड है पेओटे। नेक्स्ट वर्ड है पेओटल। नेक्स्ट है पेस्ड, पेस्ड। नेक्स्ट है पेसेस। नेक्स्ट है फैजेस, फैजेस, फैगवा। नेक्स्ट है फेयर्स, फैली, फैंक्स। एक बार बोलिए, एक बार, एक एक बार उच्चारण कीजिए। फेराउ, आपको क्लियर हो जाएगा, आपका कंठ भी खुल जाएगा इंग्लिश बोलने को लेकर। बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं पाते वर्ड, जैसे बच्चे नहीं बोल पाते, जैसे बड़े नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए बड़ों लोगों को बहुत ही विनम्र निवेदन है कि भाई एक बार पढ़ के देखिए। फेरेस, कैसे कैसे उच्चारण घूम जा रहे हैं। फर्मा, फार्मा है ना, फार्मा। फेरोस, फैट्स, फैट्स के बाद यहाँ पर देखिए फिर से फेरोस के बाद देखिए फिर से फैट्स, फैट्स। फैट्स के बाद है दोस्तों फेज्ड, फेज्ड, फेजर, और ये है फेजेज। नेक्स्ट है फेजिक, फेसिस, फेजर, फैटिक, फेस, फेक्डा, फियर, फियर्स, फीज, फीज, फेनेस, फेनिक, फेनिक्स, फेनिक्स। अब चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए फेनॉल, फेनम, फेनाइल है ना, फेनाइल, फेनाइल, फियोन्स, फियोन्स, फेज्ड, फेजेज, फियर्स, फिलिया, फिलिप, फिल्ली, फीरेंड, फिजेस, फिजॉग, फ्लेम, फ्लोएम, फोबिया, फोबिक, फोबोस, फोके, फोकस, फोसिया, फोसिस, फोएवे, फोएवे, फोएटी, फोलस, फोनल, फोन्ड, फोनर, फोन्स, फोनी,
फोंग्स, फोनिक, फोनॉन, फोनॉस, फुए, फॉरेड। तो दोस्तों 10 मिनट आपका कितना इम्पोर्टेंट रहा आपने देखा, और इससे भी ज़्यादा अगला 5 से 6 मिनट होने वाला है। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को देखिए अच्छे से। जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी ही है इंग्लिश पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर पढ़ते हैं तो। इंग्लिश बहुत ही मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना होगा। और उसके बाद जो वॉवेल हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, उसका अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे, मतलब पढ़ना सबको आता अल्फाबेट, तो उसका अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे, अगर ये समझ गए तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और लिखना भी, तो उस जड़ को पकड़िए, पेड़ के फुनगी जो होता है, लीफ होता है जो है ना, उसको नहीं, पत्ती को नहीं पकड़ना है, उसके पेड़ के जड़ को पकड़ना है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से इसे अच्छे से जो है किया जा सकता है। पहले पढ़ना सीखिए, जिनको नहीं आता वो अलग देख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। जिनको एक बार पहले आप खुद पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जहाँ आप फंसते हैं उसको घेर के रखिए, है ना, या लिख लीजिए कॉपी पे। फिर जब मैं बोलूँगा उसका उच्चारण आप लिखेंगे कि भाई मैंने क्या बोला। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा किस तरह से पढ़ा गया है और क्यों पढ़ा गया, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद जो ट्रांसलेट कर लेंगे हम लोग, जिसमें आपको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंस है तो थोड़ा सा आगे पीछे समझना होगा आपको। इसमें 2-3, हर एक सेंटेंस 2-3 क्लाउजेस मिलेंगे आपको। देखिए द कंडीशंस, पहले मैं तेज़ी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ क्या है। जो बड़े वर्ड है उसी में मैं बताऊँगा, बाकी सब तो आता ही होगा आपको, द, ऑफ वगैरह। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. Moreover, increasingly conditions of worker in the organized sector have come to resemble the अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्कर्स देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छे से देखिएगा, रिजेंबल्स द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज द सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर। द स्ट्रगल फॉर ए, ठीक है, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशंस, द एबव एविडेंस इंडिकेट द not everyone have benefited from globalization. Before, peoples with education, skill and wealth have made the best use of the new opportunities. तो दोस्तों ये था पढ़ा हुआ। आपको क्या लगा, आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, अगर कहीं गलती हुई है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि आखिर वो वर्ड क्यों ऐसे पढ़ाया। कुछ वर्ड्स पे मैं फोकस करूँगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये पार्ट है, CUN कन पार्ट है, कन पढ़ेंगे। TN को सन बोलते हैं, इसलिए लग गया सन्स हो गया। तो DI तो पढ़ना था कंडीशंस, यहाँ देखिए हार्डशिप्स, ER को बोलते हैं, एस के कर हो गया, इसलिए कर्स। वर्कर्स, डिस नहीं, डिस्क्राइब्ड नहीं, डिस्क्राइब्ड। एवब, हैव द बी कम। अब कॉमन मैनी इंडस्ट्रियल, IL को ईयर बोलते हैं, टी लगा ट्रियल हो गया। यूनिट्स एंड सर्विसेज, ER को आर, एस लगा सर, सर्विसेज एंड इंडिया। मोस्ट वर्कर्स टुडे, ये बोलते हैं, डी लगा डे, टुडे। अभी देखिए टुडे, यहाँ पर टी हो टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मोर ओवर इनक्री की, E को ई बोलते हैं, है ना, इनक्री, एस को जा बोलेंगे और ING को इंग बोलेंगे, तो ये जिंग हो गया। इंक्रीजिंगली अब ये कंडीशंस ऑफ वर्कर, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वर्कर हो गया। फिर देखिए प्रोटेक्शन, ये वाला पढ़ते हैं, PRO प्रो, आप टेक, TN को सन, प्रोटेक्शंस, बेनिफिट्स,
अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, सन ग्लोबलाइजेशन एवं एविडेंस, ENC को एंस बोलते हैं, तो डी लगा डेंस हो गया। इंडिकेट्स, ए के बाद ई है तो ए के बाद ई जब आता है तो एक होता है ने की तरह, या AET को एट पढ़ते हैं तो केट हो गया, तो एस लगा केट्स हो गया। इंडिकेट्स एवरीवन बेनिफिटेड, टेड हो गया। ग्लोबलाइजेशन पीपल्स, एडुकेशन, देखिए एडुकेशन भी स्किल, वेल्थ हैव मेड, एक बाद ही है मेड वेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। आपको मत यहाँ ही फंसे होंगे, अगर और भी कहीं फंस रहे हैं जैसे OR को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया तो सेक्टर हो गया। यहाँ भी देखिए रिजेंबल, देखिए EMBL को एम्बल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रिजेंबल। तो चलिए अब जो है इसका ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। आप समझ सकते हैं तो आप समझिए और देखिए बार बार से। दोस्तों पहला जो है फुल स्टॉप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 1 2 3 लाइन पूरा फुल में 3 लाइन में सेंटेंस हमें। अब यहाँ पर देखें कि भाई एंड जो है एक सेंटेंस यहाँ हो गया, एंड से तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एक एंड यहाँ हो गया 2, तो 1 2 और ये 3। चलिए पढ़ कर देखते हैं भाई। जैसे द कंडीशन ऑफ वर्कर एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड एबव हैव बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। मतलब कि भारत में ऐसा कर सकते हैं कि भारत में यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर वर्णित काम जो है यहाँ से है ना, वर्कर, देखिए हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ से इच्छा करें। तो ऊपर वर्णित काम की स्थितियाँ जो है ना, काम की स्थितियाँ, देखिए काम है ना, ऊपर वर्णित काम की स्थितियाँ और श्रमिकों की कठिनाइयाँ, श्रमिकों को जो कठिनाइयाँ हैं, भारत में कई औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के लिए आम हो गई है, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब है कि ऐसे कर सकते हैं कि भारत में कई औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के लिए, भारत में इन सर्विसेज इन इंडिया, भारत में कई मेनी इंडस्ट्रियल, कई औद्योगिक इकाई और सेवाओं, ठीक है, सेवाओं के लिए जो है, अब यहाँ से आ जाएंगे के लिए ऊपर वर्णित काम की स्थितियाँ और श्रमिकों की कठिनाइयाँ जो है आम हो गई है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट वर्कर, ठीक है, आज जो है मोस्ट वर्कर टुडे, यानी कि आज अधिकांश श्रमिक जो है, मोस्ट वर्कर टुडे, आज अधिकांश श्रमिक जो है एम्प्लॉयड है, मतलब कि एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र में जो है कार्यरत है। यही तो हुआ मोस्ट वर्कर टुडे, यहाँ से करेंगे मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र में आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आगे दोस्तों कि अब देखिए इसको कि जैसे इसमें यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम की स्थिति, संगठित क्षेत्र में काम की स्थिति जो है क्या है, असंगठित क्षेत्र से जो है अब जो है क्या हो गया है, एक जैसी होते जा रही है। मतलब कि जो संगठित क्षेत्र था वो अभी असंगठित क्षेत्र की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज सुशीला, मतलब जो एक वर्कर है जो कि संगठित क्षेत्र में पहले जो मतलब कि काम कर रही थी, तो क्या तो नो, अभी यहाँ समझिए अच्छे से, मैं समझाऊंगा कि वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शंस एंड बेनिफिट्स दैट, है ना, यहाँ तक समझिए कि कहा जा रहा है कि सुशीला जैसे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अब वह सुरक्षा और लाभ नहीं मिलता, ठीक है, लाभ नहीं मिलता जो कि जो पहले वो काम करके उसको मिल रहा था, है ना, जो मतलब कि श्रमिकों को अब वह सुरक्षा और लाभ नहीं मिलता जो उन्हें पहले मिलता था। यहाँ तो हो गया। अब देखिए द स्ट्रगल ऑफ
स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष, ये हेडिंग है। द above evidence indicates that not everyone has benefited from globalization। कहा जा रहा है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए यहाँ उपरोक्त साक्ष्य यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण की हर किसी को लाभ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण है तो हर किसी को लाभ नहीं हुआ। फिर देखिए पीपुल जो है, लोग जो है, यहाँ से पीपुल्स विद द एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूजेस ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। कहा जा रहा है शिक्षा, कौशल, धन वाले लोगों को नए मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब जो है नए से नया जो है अवसर जो है मिल रहा है। तो ये दोस्तों ऐसा ही है, इसका चूँकि लंबा है तो ऐसा समझने में आपको हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन 2 बार देखेंगे, 2 बार सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पर लिखा गया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी अंग्रेजी पढ़ने, समझने और लिखने या साथ साथ बोलने में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।